हेलो एवरीवन, दिस इज़ माइक सर हियर ऑन ग्रेविटी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग जो टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सिलेबस के आपके नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बहुत आराम से कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म की हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो नेशनलिज्म का आइडिया कि जो नेशनलिज्म ने इंडिया को एक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में डाला और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के बाद में हमको किस तरीके से इंडिपेंडेंस मिल गई, इसका बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर, जिसका नाम है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, या नेशनलिज्म को हम लोग कहते क्या है। नेशनलिज्म का मतलब है, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस। वननेस की फीलिंग है नेशनलिज्म। कॉमन लोगों के अंदर, जो कॉमन पीपल हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है, भारत के अंदर एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर तमाम तरीके के लोग रह रहे हैं। कोई किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय का है, किसी भी ट्राइब का है, मेल है, फीमेल है, काला है, गोरा है, तमाम लोग हैं। दुनिया के अंदर भी तमाम लोग हैं, लेकिन हम लोग किसी जब एक नेशन के अंदर किसी एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर इकट्ठे होते हैं, तमाम सेक्ट के लोग जब इकट्ठे होकर किसी एक कॉमन गोल या कॉमन पर्पस के ऊपर काम करते होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। हम सब भारतीय लोग हैं, हम सबका एक कॉमन एम, कॉमन टारगेट क्या है, हम सबका कॉमन एम, कॉमन टारगेट ये है कि हमको इंडिया को ग्रो कराना है, इंडिया की ग्रोथ करानी है, इंडिया की जीडीपी बढ़ानी है, इंडिया की पी को हमको और ज़्यादा ग्रो कराना है, नेशनल इनकम इंडिया की बढ़ानी है और ग्रोथ के हर एक पैमाने को आगे बढ़ा के साझा करना है। तो इसी को नेशनलिज्म की एक फीलिंग हम लोग बोलते हैं। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहाँ से डेवलप हुआ, क्या था नेशनलिज्म का आइडिया, कहाँ से आया नेशनलिज्म का आइडिया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। वो चर्चाएं कैसे शुरू होंगी हमारी कि नेशनलिज्म का आइडिया लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या ऐसा रीज़न हो गया था हमारे पास में कि हमको नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप करना पड़ा, राष्ट्रवाद डेवलप ही क्यों हुआ। क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चन को हमको समझने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम सबको 1857 का रिवॉल्ट याद है, 1857 का रिवॉल्ट, और बिफोर दैट अंग्रेज़ों का एक्सप्लॉयटेशन हम सबको याद है। ब्रिटिशर्स लगातार इंडिया के अंदर तमाम तरीक़ों से एक्सप्लॉयटेशन करते चले आ रहे थे। 1857 के बाद से ये एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर लोगों ने क्या करा, सोचना शुरू कर दिया। 1857 के रिवॉल्ट से लगातार लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे, सोच रहे थे। उसी ने लोगों के अंदर एक आइडिया को डेवलप किया, जो आइडिया नेशनलिज्म का था। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो, जो जिनकी वजह से नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उन फैक्टर्स में हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या है पहला फैक्टर? पहला फैक्टर है हम लोग का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स इन विच द वर्किंग क्लास ऑफ इंडिया लाइक पीजेंट्स, आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, मिडिल क्लास ग्रुप, तमाम तरीके के ऐसे लोग थे जो लगातार ब्रिटिशर्स की बनाई हुई पॉलिसीज थे या ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए एक्शंस के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। उनका उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन रेगुलरली हो रहा था। ठीक है, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसके रिस्पॉन्सिबल कौन था? हम लोग भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को मानते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होने के बाद में इससे ज़्यादातर लोग इफेक्टेड कौन थे? इफेक्टेड लोग हमारे पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, वर्किंग क्लास एजुकेटेड इंडियंस। डिटेल में बात करेंगे अभी हम लोग इसकी। ठीक है, सेकंड हम लोग फैक्टर में अगर देखें तो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज का मतलब ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज जिन्होंने इंडियंस को सप्रेस करने की कोशिश करी, इंडियंस को कहीं ना कहीं उनके राइट से दूर रखने की कोशिश करी, वो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज थी। जैसे इंडियन आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और एग्जाम एज को 21 से 19 साल कर देना, ग्रैंड दिल्ली दरबार, ये तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें। डिटेल में बात करेंगे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लाइक ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी भी उस समय में, और तमाम तरीके के ऐसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी, और तमाम तरीके के ऐसे लीडर्स थे हमारे पास में, जिन्होंने क्या करा था, भारत के अंदर कुछ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। लोगों को उनकी राइट बताना शुरू कर दी कि आप जो कर रहे हैं वो आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसकी वजह से, तो अपनी राइट्स को समझिए और अपनी आवाज़ को उठाइए। तो इन सोशियो रिलीजियस
रिलीजियस रिफॉर्म ने भी जिम्मेदारी निभाई लोगों को ये समझाने के लिए कि एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म होना लोगों के अंदर ज़रूरी है, वो वननेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, रोल ऑफ द प्रेस। रोल ऑफ द प्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि तमाम तरीके के न्यूज़पेपर, तमाम तरीके की मैगजीन्स, तमाम तरीके की वो सारे के सारे पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन जो सब कौन से पब्लिकेशन, तो ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में यहाँ पे यूज़ किए जा रहे थे। अगेंस्ट में यूज़ करने का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे उन एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में लगातार आर्टिकल्स छप रहे थे उन न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, जिससे हमको पता चल रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में जो न्यूज़पेपर छप रहे थे, जो भी मैगजीन्स या हम लोग कह सकते हैं जो भी ऐसी चीज़ें आ रही थी, उन सारी की सारी चीज़ों से हम लोग क्या समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो उस शोषण को कैसे बचाया जा सकता है, उस शोषण को ऐसे बचाया जा सकता है, ब्रिटिशर्स उस शोषण को क्रॉस कर देंगे। कैसे, जब वो इसके ऊपर बैन लगा देंगे। प्रेस के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया। प्रेस के ऊपर बैन लगाने के बाद में ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इन्हेंस हो गई। तो लोगों को समझ आया कि हमारे राइट्स को मारा जा रहा है। आ जाते हैं तमाम तरीके के अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, मतलब अब डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबल था, वो क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। फैक्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, काहे के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप होने के फैक्टर। उसमें जो पहला फैक्टर है वो पहला फैक्टर है आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ ऐसे कि ब्रिटिशर्स ने भारत के जो भी रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया फॉर द सेक ऑफ ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज भी लगाई, उन इंडस्ट्रीज की वजह से भारत के लोगों को ग्रोथ नहीं मिली। क्या हुआ, उसकी वजह से भारत के लोगों की जो भारत में इंडस्ट्रीज लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं चौपट होना और खराब होना शुरू हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को लेके चल रहे हैं, तो आर्टिसन जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क वगैरह किया करते थे या इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर जो लोग डिपेंडेंट रहा करते थे, उनका काम यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी यहाँ पे आ गई थी और इन्होंने क्या करा था, पूरी तरीके से इंडिया की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पीजेंट्स दूसरा सेक्शन अगर हम लोग लेके चले तो पीजेंट से इन्होंने लैंड रिवेन्यू के फॉर्म पे, प्रोडक्शन के फॉर्म पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है, 50-50, 60-60, 90% तक टैक्स लोगों के ऊपर लगाया गया, पीजेंट्स के ऊपर लगाया गया। उसके बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में कभी ना कभी तो, सप्रेशन के अगेंस्ट में कभी ना कभी तो आवाज़ उठेगी। वही आवाज़ नेशनलिज्म के फॉर्म में उठी। लोगों को समझ आया कि हमको नेशनलिज्म को समझना ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कुछ और भी फॉर्म में हुआ, जैसे वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास के लोग कौन थे, वर्किंग क्लास के लोग वो थे जो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यहाँ पे काम किया करते थे। अब वो जो लोग वर्किंग क्लास थे, वो वर्किंग क्लास का भी एक्सप्लॉइटेशन इंडस्ट्री में काम मिलने ना मिलने की वजह से लगातार प्रभावित होता चला जा रहा था। एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस क्यों परेशान थे, एजुकेटेड इंडियंस के पास में सिर्फ और सिर्फ मौका यही था कि वो कंपटीशन के थ्रू या फिर गवर्नमेंट में अपनी वैकेंसीज को क्लियर करके गवर्नमेंट तक पहुंच सकें, हायर पोस्ट पे पहुंच सकें। लेकिन ब्रिटिशर्स उनको हायर पोस्ट तक पहुंचने ही नहीं देते थे। क्यों नहीं पहुंचने देते थे, क्योंकि वो कभी क्या करते थे, 21 साल से उम्र घटा के 19 साल करे दे रहे हैं कि 19 साल मैक्सिमम एज है आपकी, कि इस साल में अगर आपने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया तो कर लिया, वरना आप इलिजिबल नहीं रहोगे। 18 साल में एज मिले और 19 साल में खत्म कर दी जाए तो 1 साल में इंसान क्या कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है ना। तो इसने भी क्या करा कि इन पॉलिसीज ने भी इंडियंस को लगातार क्या करा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखा, जिसकी वजह से जब उनको जॉब नहीं मिली, सही से रोजगार नहीं मिला, तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो रहेंगे। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेकंड पॉइंट है हमारे सामने, वो क्या है हमारे सामने, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज के अंदर जो हम लोग ने बात करी थी, अभी कुछ हमने बात की थी पीछे, क्या बात की थी, वो ऐसी कॉलोनियल पॉलिसीज जिसने भारत के नेचर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। ठीक है, भारत के नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कैसे कोशिश करी, इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है कि पॉलिसीज़ में ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज़ अपनाई। उस पॉलिसीज़ में जैसे क्या हुआ, एक ग्रैंड दिल्ली दरबार हुआ था।
क्या हुआ था, दिल्ली दरबार 1877 के अंदर लगभग लैक्स ऑफ रुपीस उसके अंदर वेस्ट कर दिया गया, लाखों रुपया उसके अंदर वेस्ट कर दिया गया। और उस ग्रेट ग्रैंडी दिल्ली दरबार में हो क्या रहा था, सिर्फ ये अनाउंस करना था कि क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी है। सिर्फ इतनी सी बात अनाउंस करने के लिए लाखों रुपए इस पे वेस्ट कर दिया गया। वो लाखों रुपया किसका था, ब्रिटिशर्स का नहीं था वो लाखों रुपया, वो लाखों रुपया किसका था, वो लाखों रुपया हमारा था। ठीक है, वो हमारा था, इंडियंस का रुपया था, वो रुपये को इन्होंने बुरी तरीके से यहाँ पे वेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या करा, ऐसी तमाम पॉलिसीज़ वगैरह लाते रहे। जैसे इन्होंने एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए। जो लोग इस बातों के अगेंस्ट में बोलना भी चाहते थे कि लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगा दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस का मतलब आपकी हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मराठी, तमाम ऐसी लैंग्वेजेस जो भारतीयों की लैंग्वेजेस थी। और उसमें अगर कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर निकलता था उसको बैन कर दिया गया। वो बैन इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसमें आर्टिकल छपते हैं, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। तो ये भारतीयों की आज़ादी को छीनने जैसा हो गया। एक और प्रॉब्लम है इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट आया। इंडियन आर्म्स एक्ट क्या था, 1878 में वर्नाकुलर भी आया, 1878 में ये भी आया। ये सब किसके समय में आ रहे हैं, लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन इस समय में वायसराय था भारत का। ठीक है, तो कुछ एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज लॉर्ड लिटन के समय में आई, उनकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। लॉर्ड लिटन के समय में जब 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और बाद में फिर क्या आया, इंडियन आर्म्स एक्ट आया। उस इंडियन आर्म्स एक्ट ने क्या करा, इंडियंस कांट कैरी एनी टाइप ऑफ गन्स। पहले बंदूक रखने के लिए किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं हुआ करता था, कोई भी बंदूक रख सकता था, गन रख सकता था। लेकिन इंडियंस को बैन कर दिया गया इसके थ्रू कि इंडियंस अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी गन्स को नहीं रख सकते, लेकिन ब्रिटिशर्स रख सकते हैं, फॉरेनर्स रख सकते हैं, उनके साथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स यहाँ पे रख सकते थे लेकिन इंडियंस नहीं रख सकते थे। तो ये भी एक तरीके की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थी। और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो एज थी इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर एंटर करने की, जो मैंने बताया था गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करके भारतीय अपनी थोड़ी बहुत क्या संभाल सकते थे, स्थिति संभाल सकते थे, इन्होंने वो भी उनसे छीन लिया। इन्होंने बोला कि रिड्यूस कर दी एज को 19 साल तक, सिर्फ 19 ईयर्स की एज तक ही कंपटीशन दे सकते थे आप, उसके बाद में कंपटीशन आप नहीं दे सकते। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम को देना आप वहाँ पे भूल जाइए। ठीक है, ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के ऊपर जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी उनको भी हटा दिया गया था। इसकी वजह से ये इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। टैक्स ही नहीं मिल रहा है इंडियन इंडस्ट्री को, वो धीरे धीरे डाउन होती चली जा रही हैं। इल्बर्ट बिल आया 1883 के अंदर। तो बिल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये आप सिर्फ एक वर्ड में समझ लो कि ये था जस्टिस अगेंस्ट इंडियंस और यूरोपियंस को फेवर किया जा रहा था। शुरू में तो ये बिल एक अच्छे फॉर्म में आया था भारतीयों को थोड़ी बहुत राइट देने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब इसका प्रोटेस्ट किया तो वापस इस बिल को लेके और इसके बदले में क्या देना पड़ा, डिफेंस एसोसिएशन बिल एक देना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बिल भारतीयों के अगेंस्ट में बन गया। तो ये भी रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज थी कुछ सारी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की जब हम लोग ने बात करी थी तो उन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हम लोग ने ये देखा, क्या देखा हम लोग ने, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जैसे हमारे यहाँ कई सारे रिफॉर्म मूवमेंट हुए। हमारे यहाँ एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम हुआ, चाइल्ड मैरिज जो थी उसके ऊपर बैन लग गया, बैन हो गया था चाइल्ड मैरिज पे। तो ये सोशल रिफॉर्म था एक तरीके से। डाउरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने की बात हो रही थी, सती प्रथा को ख़त्म करने की बात हो रही थी। और ऐसी तमाम सुपरस्टिशंस जो थे सोसाइटी के अंदर उनको काउंटर करके ख़त्म करने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये काउंटर करना जब धीरे धीरे शुरू हुआ तो इसके लिए ज़्यादा हेल्प किसने की, इसके लिए कुछ रिफॉर्मर्स थे हमारे, जैसे ब्रह्मो समाज को बनाने वाले राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज को बनाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन को लाने वाले स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और सत्य शोधक समाज को लाने वाले ज्योतिबा फुले।
ठीक है। ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, भारत में इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स को लाने में एक क्रांति लाई थी। इस क्रांति से लोगों को समझ आया कि हम लोग तो शायद कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जाल में भी उलझे और पुरानी कुरीतियों को और कहीं ना कहीं सुपरस्टिशंस को मानते रहते, हमको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। तो इन रिफॉर्मर्स ने इनको ये सब चीज़ें समझाई थी। राजा राम मोहन राय, जिनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेट रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय जो थे बेसिकली बंगाल से थे, बंगाल से बिलोंग किया करते थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रह्मो समाज का क्या टारगेट था, मोनोथिज्म को फॉलो करना। मोनोथिज्म का मतलब सारे धर्मों के अंदर यूनिफिकेशन ये लेके आना चाहते थे कि सारे धर्मों के लोग सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करें और सिर्फ एक ही ईश्वर को माने। वो मोनोथिज्म के पॉलिसी को ये अपनाते थे। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में भी काम किया। इन्हीं के कहने पे सती प्रथा खत्म हुई थी, पर्दा प्रथा पे भी इन्होंने काम किया। पॉलीगैमी, बहु विवाह जो होता था, ठीक है, एक जो मेल पर्सन है कई सारे फीमेल के साथ में जो विवाह कर लेते थे उसको पॉलीगैमी कहा जाता था, उसको भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करी। रीमैरिज ऑफ विडो, अगर कोई विडो हो जाता तो उसकी रीमैरिज कराई जाए, इसके ऊपर भी काम करी। इन्हीं के कहने पे विलियम बेंटिंग ने क्या करा था, सती को इलीगल और एक पनिशेबल कंडेम ऑफ कि कह सकते हैं हम लोग केस, एक तरीके का ऐसा केस बना दिया था जिसको कंडेम करना ज़रूरी है, जिसको ना मानना ज़रूरी था और उसके ऊपर प्रोहिबिशन ज़रूरी था। ठीक है, ये इन्होंने 1829 के अंदर, ठीक है, 1829 के अंदर इन्होंने क्या करा था, इसको एबॉलिश्ड कर दिया था 1829 के अंदर। ठीक है, इन्होंने प्रेस के अगेंस्ट में भी बहुत अच्छा रेस्ट्रिक्शन वगैरह किया और प्रोटेस्ट वगैरह भी किया कि प्रेस को बहाल किया जाए। ठीक है, तो तमाम तरीके के ऐसे योगदान राजा राम मोहन राय ने दिए। द सेकेंड वन इज ज्योतिबा फुले, द अर्बन एजुकेटर के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले का रोल देख लेते हैं। अर्बन एजुकेटर के नाम से जानते हैं। ये लो कास्ट से बिलोंग किया करते थे। जिस वर्णा सिस्टम को बताया जाता है उस वर्णा सिस्टम में लो कास्ट से आते थे। हालांकि ऐसा कोई वर्णा सिस्टम होता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें लो कास्ट का एक लीडर माना जाता है क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया। ठीक है, हिंदू रिलीजन के अंदर ये इसलिए क्रिटिकल थे क्योंकि इसमें वर्णा सिस्टम को फॉलो किया जाता था। वर्णा सिस्टम किसी एक दर्जे के लोगों को समाज में बहुत नीची जगह देता है, इस वजह से ये उसको अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया करते थे। अनटचेबिलिटी के लिए, विमेन सेक्शन के लिए, विडोज के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए इन्होंने एक समाज बनाया था जिसको सत्य शोधक समाज भी कहते हैं हम लोग, 1873 में। इसका टारगेट ही क्या था, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करनी है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और ये वीकर सेक्शन किसको मानते थे, वीकर सेक्शन जो कि लो कास्ट के लोग या कहीं ना कहीं समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको ये माना करते थे। ठीक है, ये इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने भी काम किया था। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के बाद में अगर हम देखें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो थे उनका क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म में योगदान दिया अपना। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इंडियन कल्चर को, पहली बात तो इंडियन कल्चर को एक सिविलाइज्ड कल्चर और सुपीरियर कल्चर प्रूव करा। ठीक है, जब तक ये प्रूव नहीं करते तब तक ब्रिटिशर्स की शक्तियों से हम लोग लड़ नहीं सकते थे। तो ये प्रूव करना ज़रूरी था, तभी तो आपके अंदर राष्ट्रवाद का एक कहीं ना कहीं स्पिरिट आएगी। ठीक है, फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी से भी ये लगातार लड़ता रहा। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म जो हुआ, ठीक है, इसने विमेन की इंपॉर्टेंस को और इंक्रीज कर दिया। विमेन की इंपॉर्टेंस यहाँ से बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इसने ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट में या ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में भारत के अंदर प्रोटेस्ट करना लागू रखा, जारी रखा। ठीक है, इक्वलिटी फॉर ऑल वॉज प्रमोटेड, सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी सेक्ट, कलर, रिलीजन, रीजन किसी भी तरीके से अलग नहीं है, सबकी इक्वलिटी को लेके इन्होंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, नेशनलिज्म का रोल, प्रेस ने भी रोल बहुत अच्छा प्ले किया है नेशनलिज्म को डेवलप करने में, और हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक ज़्यादातर रोल जो जिसने प्ले किया है वो प्रेस ने किया। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर्स आते थे इस समय, जैसे एग्जांपल है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द बंगाली, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे। वो आर्टिकल्स बताते थे कि सच में भारत के अंदर हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए, उनकी नीड, उनकी ज़रूरत क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बात यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है, तो इसने उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है,
यहाँ से ही जो था एक मैसेज लोगों तक कन्वे होता था कि नेशनलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, जैसे यहाँ पे लिखा भी है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, ये सब सारे के सारे जो पार्ट थे ये सब पूरे के पूरे देश में कैसे फैल गए। ये ऐसे फैल गया कि तमाम तरीके के रिवॉल्यूशन वर्ल्ड में चल रहे थे, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, ये तमाम रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में चल रहे थे। इन रिवॉल्यूशन में से ये तमाम वर्ड्स निकल के आ रहे थे, डेमोक्रेसी ये है, लिबर्टी ये, फ्रीडम। तो ये सब कन्वे कौन कर रहा है भारत के लोगों को? ये सब कन्वे कर रहा है कौन? ये कन्वे कर रहे हैं आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सारे के सारे लोग कन्वे कर रहे हैं। प्रेस ने ही एक्सपोज किया है भारत के अंदर नेचर जो ब्रिटिश रूल का है, उसी ने बताया। जैसे दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी एक किताब, उस किताब के अंदर ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा कि ब्रिटिशर्स भारत के सारे धन को और वेल्थ को, सारे के सारे मनी को यहाँ से ड्रेन करके भारत के बाहर लेके इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। तो ये बात कहाँ से पता लगी? उनकी बुक से पता लगी। तो प्रेस जो थी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप करने के लिए। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन का मतलब कुछ ऐसे एसोसिएशन भारत के अंदर डेवलप होना शुरू हो गए जिन्होंने कहीं ना कहीं ये स्पिरिट जो है नेशनलिज्म की उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया था लैंड होल्डर सोसाइटी का, ये पहली पॉलिटिकल एसोसिएशन बनी थी जो कोलकाता 1838 के अंदर बनी। ठीक है, इसने क्या करा, लोगों को ये मैसेज कन्वे किया कि भारत के लोगों की भी कुछ ना कुछ राइट है, तो उन राइट के बारे में बताना शुरू किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी जैसे लंदन के अंदर 1866 के अंदर, इंडियन एसोसिएशन बंगाल में बनी 1876 के अंदर, लंदन इंडियन सोसाइटी बनी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता के अंदर बन रही है 1883 के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी हमने देखा स्टैब्लिश होते हुए, और तमाम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया यहाँ पे डेवलप हुआ। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी जिनको हम लोग कहते हैं, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसकी हम लोग ने अभी बात करी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने ही लिखी थी। इसी से पता लगा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत के अंदर भारतीयों का कैसे हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी बहुत ही बड़ा योगदान सोसाइटी को दिए थे, इन्होंने ही डेवलप की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे। लंदन के अंदर इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को डेवलप किया। इन्होंने जो इंडियन की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को वहाँ पे लोगों को, जो लोगों की प्रॉब्लम थी उन लोगों की प्रॉब्लम को ब्रिटिशर्स के सामने रखने की कोशिश करी। ठीक है, और जो सेपरेशन इंडियन का हो रहा था उसको रखने की कोशिश करी। ठीक है, प्रॉब्लम इंडियन की रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी इन्होंने यहाँ पे इसकी ब्रांचेस भी डलवाने की बाद में कोशिश करी, जिसकी ब्रांचेस भी पड़ी। तो ये एसोसिएशन जो थे वो काम करते थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इनकी भी बात अगर हम लोग करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी क्या बोला जाता है, इन्होंने भी ऐसे एसोसिएशन को डेवलप किया जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आए। क्या इन्होंने एसोसिएशन डेवलप किया था? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन क्या था? एक ऑल इंडिया मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था जिसमें लॉयर्स, प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड, मिडिल क्लास इंडियन सारे के सारे लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, पब्लिक मूवमेंट के फॉर्म में ये डेवलप हुआ था और यहाँ पे इंडियंस के कॉमन और जो बहुत ही नॉर्मल से पॉलिटिकल इंटरेस्ट या राइट्स थे उनको यहाँ पे देने की बात को बार बार लोगों के सामने रखने की कोशिश की जा रही थी। और क्या हुआ, इससे फ़ायदा भी हुआ, अचीवमेंट भी हुआ, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो फुलफिल भी हुए। जैसे लाइसेंस एक्ट जो हम लोग ने अभी बात करी थी ना, लाइसेंस आर्म्स एक्ट जिसकी हम लोग ने बात की थी कि आर्म्स एक्ट में लाइसेंस कंपलसरी कर दिया था, वो लाइसेंस एक्ट भी चेंज हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी चेंज हुआ। एलिजिबिलिटी फॉर दी ICS एग्ज़ाम जो थी वो 19 ईयर से बढ़ के बाद में क्या हो गई थी,
चेंज भी हो गई थी। ठीक है, तो ये इससे वापस 21 साल भी हो गए, तो इंडियन एसोसिएशन का फर्क पड़ा। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब 1883 के अंदर हम इसकी बात करते हैं, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो इसको भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे जो इसके इस्टेब्लिशमेंट में आगे आए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जब इसका कोलकाता के अंदर इस्टेब्लिशमेंट किया तो ये सिर्फ एक प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में जाके ये मर्ज हो जाता है, और मर्ज होके अब आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता ही है कि किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल के भारत की आज़ादी के लिए काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबर्स को मिला के और A.O. ह्यूम जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर था, ICS या इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर कहते हैं, जिसको आज के समय में IAS कहते हैं। ठीक है, उस समय ये ऑफिसर था, तो रिटायर ऑफिसर था उस समय का। तो इसने क्या करा था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की बात की थी जो इंडियन लगातार अपने राइट्स बोलते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उनके राइट्स को कहां तक पहुंचाया जा सके, उनके राइट्स को ऊपर पहुंचाया जा सके, कहां, ब्रिटिशर्स तक पहुंचाया जा सके, पार्लियामेंट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसी को लेके एक मीटिंग हुई यहाँ पे पुणे के अंदर 25 दिसंबर 1885 के अंदर, लेकिन ये प्लेग की वजह से कैंसिल हो गई थी मीटिंग, ये हो नहीं पाई थी। तो बाद में ये मीटिंग हुई, मीटिंग कब हुई है बाद में, ये मीटिंग हुई है आपकी मुंबई के अंदर दिसंबर 28 से लेकर 31 तक 1885 में, जब डोमेश चंद्र या WC बनर्जी को इनका प्रेसिडेंट बनाया गया था। 72 डेलीगेट्स के साथ में टोटल इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाता है, और एक नया नाम हमारे सामने आता है कि यूनियन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो क्या बन जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा। इस्टेब्लिशमेंट 1885 में, और पहले जो इसके लीडर या प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, WC बनर्जी। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था, ये 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर हुआ। तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसने लास्ट तक भारत को फ्रीडम दिलाई, और 1947 तक ये ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करता रहा। ठीक है, एम्स हम लोग देख लें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ऑल द लीडर्स, तमाम पार्ट्स, इंडिया के जितने भी पार्ट्स हैं उन तमाम पार्ट्स के लीडर्स के अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते थे, जो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कैसी हो, हार्मोनियल रिलेशनशिप हो, तमाम आपस के उलझन जिसके अंदर ना हो। ठीक है, एक नेशनल यूनिटी को डेवलप करना चाहते थे, और वो नेशनल यूनिटी कास्ट और रिलीजन से भी बढ़ के हो, जब बीच में कोई कास्ट है ना कोई रिलीजन आए। ठीक है, तो वो नेशनल यूनिटी को डेवलप करने की यहाँ पे बात की जा रही थी। ठीक है, अगला, टू पुट टुगेदर पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंट दैम बिफोर द गवर्नमेंट, कुछ ऐसी डिमांड्स को अपने उठाया जाए, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को नौकरी मिल जाए, जैसा कि पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भारतीयों का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के तमाम पॉपुलर डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा जाए, इसकी डिमांड भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक टारगेट या एम में से आती थी। ठीक है, इन्होंने बोला ऑर्गेनाइज करो पब्लिक ओपिनियन को कंट्री के अंदर, कि पब्लिक ओपिनियन को जानो। पब्लिक ओपिनियन क्या है, एम टारगेट क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो ये भी था पब्लिक ओपिनियन को जानना है हमको, पब्लिक ओपिनियन जो है उसको रखना है सामने ब्रिटिशर्स के, तो एक टारगेट ये भी था इनका। ठीक है, एम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का वन ऑफ द टारगेट था। ठीक है, ये सब डेवलप जो हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, ये नेशनलिज्म के आइडिया के लिए डेवलप हो रहा है। कांग्रेस का फॉर्मेशन भी जो था वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के ही लिए भारत के अंदर हुआ था। ये बात कर ली हम लोगों ने। फर्स्ट सेशन हुआ और WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे, मुंबई के अंदर हुआ 1885 में। सेकंड सेशन में दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, 1886 कोलकाता के अंदर हुआ था। और 1887 तीसरा सेशन जो इसका हुआ था, तीसरे सेशन के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम पहले प्रेसिडेंट इनको बोला जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी, 1887 के अंदर। ठीक है, पहला मुंबई में हुआ है, दूसरा कोलकाता में हुआ है, ठीक है, और तीसरा कहाँ हुआ है, मद्रास के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला सेशन था आपका। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। आगे हम लोग जो टॉपिक को टच करने वाले हैं उस टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिल रहा है द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट।
इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो नेशनलिज्म वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन लगभग यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को हमने कवर कर लिया और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से हम लोग किधर बढ़ेंगे, वो जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुई है वो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बाद का ही ये पीरियड है पूरा 1870 से लेके 1947 तक। इस पूरे के पूरे पीरियड के अंदर इंडिया के अंदर तमाम तरीके की क्रांतियाँ हुई, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट्स, मूवमेंट्स और तमाम प्रोटेस्ट हुए जिसने भारत को लास्ट में इंडिपेंडेंस दिलाई। ठीक है, उनकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं आज। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल की हम लोग को आइडिया ऑफ नेशनलिज्म तो समझ आ गया। नेशनलिज्म के बाद में हम लोग किधर मूव करे थे, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ मूव करे थे, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की तरफ हम लोग ने मूव करा था। अब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दो फेज में हम लोग को फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को कवर करना है। पहला फेज फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का आएगा तो वो हम लोग बात करेंगे 1885 से लेके 1905 तक, और दूसरा फेज जब हम लोग का आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट का वो आएगा 1905 से लेके 1917 तक। मैंने इसको तीसरे भी फेज में डिवाइड किया, मैंने इसको तीसरे फेज में डिवाइड करके उसको बोल दिया गांधीयन फेज, और गांधीयन फेज या गांधीयन इरा को हम लोग बात करेंगे 1917 टिल दी फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो ये इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम था जिसको हम लोग इन तीन फेज के अंदर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। क्या हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या तीन फेज के अंदर डिवाइड की जा सकती है, अर्ली नेशनलिस्ट फेज, असर्टिव फेज और गांधीयन इरा या गांधीयन फेज। ठीक है, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या क्या है, सबकी बात कर लेते हैं। ये अर्ली नेशनलिस्ट फेज की जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, यही तो है फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट है, इसी को हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट फेज कहते हैं। अर्ली नेशनलिस्ट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्ली कांग्रेस लीडर्स जो थे इसी समय में आए थे और उन्होंने ही यहाँ पे आके कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट किया था और वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से लीड करते हैं। असर्टिव फेज होता है सेकेंड वाला फेज, जब यहाँ पे दूसरे टाइप के या रिवॉल्यूशनरी लीडर्स आ जाते हैं जिनकी थिंकिंग मॉडरेट टाइप या अर्ली नेशनलिस्ट से थोड़ी सी अलग थी, वो लोग आके यहाँ पे कांग्रेस को लीड करते हैं। गांधीयन इरा, गांधीयन इरा तो हम लोग जानते हैं, गांधी के मूवमेंट सारे के सारे हम लोग गांधीयन इरा के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ जी, तो आगे जो हम लोग देखने की बात कर रहे हैं तो आगे चलिए थोड़ा सा ऐसा देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर डिफरेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो किस आइडियोलॉजी के थे और जो लेटर नेशनलिस्ट या असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो किस आइडियोलॉजी के थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है अर्ली फेज के नेशनलिस्ट की बात की जा रही है। इन्होंने बोला कि अर्ली नेशनलिस्ट के फेज जो है वो कौन से लोग थे, कौन से लोग अर्ली नेशनलिस्ट के लोग हुआ करते थे। इसके अंदर बात हो रही है 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, या ऐसे तमाम लीडर्स थे जिन्होंने कांग्रेस को लीड किया। उन कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी लीडर्स की, 1905 तक के लीडर्स की, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो उनकी बात जब हो रही है तो यहाँ पे हम लोग उसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ली फेज के जितने भी हैं वो लोग कैसे होते थे, वो या तो एजुकेटेड थे, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट या प्रोफेशनल ज्यादातर लोग हुआ करते थे, और इनमें से भी ज्यादातर लोग जो थे वो इंग्लैंड में स्टडी करके आए हुए थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा। ये लीडर्स में इंक्लूड कौन कौन से लोग होते हैं, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रास बिहारी घोष और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, राणा डे आ जाएंगे, गोखले आ जाएंगे, पी.आर. नायडू आ जाएंगे, मदन मोहन मालवीय आ जाएंगे, और ए.ओ. ह्यूम इसके अध्यक्ष थे उस समय जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो अर्ली नेशनलिस्ट के कुछ लीडर्स हैं जिनके नाम हम लोग को यहाँ पे याद रखने हैं, जैसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, राणा डे, गोखले, पी.आर. नायडू, मदन मोहन मालवीय, ए.ओ. ह्यूम, तमाम ऐसे लीडर्स जो अर्ली नेशनलिस्ट फेज के थे। इनकी कुछ क्वालिटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इनकी। जैसे पहली क्वालिटी है ये ओपन माइंडेड थे, बोला गया ये लॉयल टू द क्राउन थे, ये चाहते नहीं थे कि क्राउन को हटाना है,
ठीक है। क्राउन को हटाना नहीं चाहते थे, क्राउन से चाहते थे कि हमको हमारे राइट्स दे दो भाई, सारे के सारे राइट्स हमको मिल जाए। क्राउन को हटाने की कोई ऐसी थिंकिंग नहीं रखते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर बोल रहा है एम्ड एट सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस बट थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इनका फोकस तो था कि हमको सेल्फ गवर्नेंस ही चाहिए और हमको एक इंडिपेंडेंट भारत भी चाहिए, लेकिन उसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक से क्रांति नहीं आएगी, ठीक है। समय लगेगा चीज़ों को और टाइम लगता है, ठीक है। ये चाहते थे कि इंडियंस जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट में उनको शेयर मिले, गवर्नमेंट जो है अपना शेयर, जैसे गवर्नमेंट जॉब के अंदर तमाम अधिकारी बने, ऑफिसर्स बने, प्रेस, मीडिया या गवर्नर की काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट के अंदर भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी, ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी के सीड्स लोगों के अंदर बोए, यही लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया लोगों के अंदर डेवलप किया था, ठीक है। ये बिलीव करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स भारत में रुकेंगे तो ये दोनों इंडिया के लिए और इंग्लैंड दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग अपलिफ्टमेंट या इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे लगातार, ठीक है। इन्होंने क्या करा, रिफॉर्म्स के लिए डिमांड करी लगातार, ठीक है, लेकिन इनके जो डिमांड्स थी वो मॉडरेट टाइप की थी, ठीक है, बहुत शांति से और नॉन वायलेंस तरीके की डिमांड इनकी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये तमाम करेक्टर थे इनके। बेसिक बिलीव्स क्या थे इनके, ये लोग किस चीज़ में बिलीव किया करते थे, इनका फेथ था कि ब्रिटिशर्स से अगर जस्टिस लेनी है, ब्रिटिशर्स से किसी भी तरीके से अगर हमको अपनी डिमांड फुलफिल करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स के अंदर फेथ करो। पहली चीज़ क्या बोलते थे, ब्रिटिशर्स के अंदर फेथ करो, यकीन करो कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ में वो हमको सारी चीज़ें देने वाले हैं, ठीक है। तो वो फेथ को ये जनरेट करना चाहते थे उनके अंदर। ये पेटिशंस के थ्रू अपनी प्रेयर्स वगैरह को कहते हैं पेटिशंस, प्रेयर्स, ठीक है, या साइलेंट प्रोटेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पी। ये ट्रिपल पी के कॉन्सेप्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स से अपनी डिमांड को फुलफिल कराना चाहते थे, ठीक है। इनको लगता था ब्रिटिशर्स इनको होम रूल दे देगा, आराम से आप अपने घर में रूल करो, कोई हमको दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है। इनका मानना ये था कि ब्रिटिश रूल से काफ़ी सारी चीज़ें बेनिफिट हुआ है, जैसे अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई है, ठीक है, सती ख़त्म हुई है, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे रुक गई है, तो इनको ये बेनिफिट्स लगते थे ब्रिटिश रूल से, ठीक है। इन्होंने क्या करा है कि ब्रिटिशर्स अगर भारत के अंदर रहेंगे तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड के बेसिक से या हम लोग के मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में हमको एक गवर्नमेंट मिल जाएगी, इनका ये बिलीफ था, कहीं ना कहीं ये मानना था, ठीक है। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी ब्रिटिशर्स दूर कर देंगे, ये भी माना करते थे, और तमाम ऐसी चीज़ें थी कि जिसके थ्रू ये लोग उनसे वो करा करते, डिमांड करते। अब इनकी डिमांड क्या थी, क्या डिमांड करते थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो जाए, मतलब इंडियन काउंसिल के अंदर एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडियन काउंसिल का तो एबोलिशन हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल का और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। इसका एक्सपेंशन क्यों चाहते थे, क्योंकि इसके अंदर इंडियंस भर्ती होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस आ जाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इसलिए चाहते थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म में चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू, जो लैंड के ऊपर ज़बरदस्ती का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ या इंडियन के वेलफेयर के लिए ही पैसे को यूज़ किया जाए, अदरवाइज ना किया जाए, ठीक है। तो पीजेंट्स या डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगना चाहिए। अगला इनका डिमांड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए, सिविल सर्विसेज वगैरह या पुलिस सिस्टम के अंदर भारतीयों को मौका दिया जाना चाहिए। अगला डिमांड इनका क्या था, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, लोगों के सिविल राइट्स को भी ध्यान में रखा जाए, उनको स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और तमाम ऐसे तरीके की फ्रीडम दी जाए, उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, उनके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर किए जाए, ये इनका मानना था। मेजर इवेंट्स इनके समय में क्या क्या हुए, इनके समय के मेजर इवेंट्स को हम लोग इस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। जैसे 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हम लोग ने देख लिया। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या करा, भारत के अंदर इनडायरेक्ट इलेक्शंस को प्रोवाइड कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, जो कि प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के लिए था। प्रोविंशियल जैसे आज के समय में स्टेट्स वगैरह होती हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, तो ये तमाम तरीके की प्रोविंशियल काउंसिल भी होती थी, और सेंट्रल तो सेंट्रल काउंसिल थी। तो उसके अंदर भी इन्होंने क्या कराया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन को, इन्हीं की डिमांड के ऊपर इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हुए। 1904 के अंदर क्या हुआ था कि जो पूरी की पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, उस कांग्रेस की लीडरशिप को मॉडरेट्स क्या हुए थे, यहीं से प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी कि जो 1904 का समय था, यहीं से कांग्रेस दो वर्गों में, फर्स्ट
और सेकंड, दो पार्ट में डिवाइड होना यहीं से शुरू हो गई थी। मॉडरेट्स चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट तो हो, लेकिन नेशनल मूवमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई वायलेंस ना हो, ठीक है। तो वो, और लेकिन दूसरी तरफ रिवॉल्यूशनरी सोच के भी थिंकर्स थे, वो चाहते थे कि हमको सेल्फ रूल चाहिए, अब वो एट एनी कॉस्ट मिले, चाहे हमको रिवॉल्यूशन करना पड़े, रिवॉल्ट करना पड़े, या ब्रिटिशर्स को यहाँ से मार भगाना भी पड़े, तो वो उसके लिए भी तैयार थे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, इसी को एक्सट्रीमिज्म ने अपना, एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने सेल्फ रूल के लिए अपनी डिमांड करना शुरू कर दी थी, और डिमांड को लगातार वो लोग बढ़ाते चले जा रहे थे। इसी 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, जो एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया इन सोच को आपस में और बाइफरकेट करने के लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। 1906 के अंदर क्या हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका के अंदर। मुस्लिम्स को लगा उनको उनके राइट कांग्रेस में लेके रह के नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको एक अलग से अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी एक अलग बना लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या करा, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप यहाँ पे कर दिया। वो अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मुस्लिम लीग था, ठीक है। 1907 में क्या हुआ, स्प्लिट हो गई कांग्रेस के अंदर, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो थे कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और कांग्रेस इस समय दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हम लोग देख चुके हैं, पढ़ लिया था हमने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल। बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे उनकी भी बात अभी हम लोग ने, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, ये सब भी हम लोग ने बात कर ली है। पॉलिटिकल एसोसिएशन बॉम्बे में जो बने थे उनकी भी बात कर ली है। मद्रास के अंदर भी पॉलिटिकल एसोसिएशन कुछ बने इस समय में, उसके अंदर देख लीजिए, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना था 1849 के अंदर, ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे जी.एल. शेट्टी। जी.एल. शेट्टी जो थे इसके फाउंडर हुए, ठीक है। मद्रास महाजन सभा बनी, मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी थी। इसके जो कहते हैं फाउंडिंग मेंबर थे, उन फाउंडिंग मेंबर या फाउंडिंग प्रेसिडेंट में कह सकते हैं वीरा राघवाचार्य थे, ठीक है, सुब्रमण्यम अय्यर थे और आनंद चार्लो थे, ठीक है। वीरा राघवाचार्य, सुब्रमण्यम और आनंद चार्लो, इन्होंने क्या करा था, मद्रास महाजन सभा की फॉर्मेशन करी थी, ठीक है। अगर हम लोग देखें पॉलिटिकल एसोसिएशन जो अब्रॉड में बने, जो भारत में ना बने हो, उनके अंदर जैसे था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन विलियम एडम ने किया था इंग्लैंड के अंदर, कब, 1843 के अंदर। ऐसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अभी देखा हम लोग ने 1866, फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले आते हैं, आगे देखते हैं हम लोग 1905 की बात चल रही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, या पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। बंगाल कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा बंगाल दिखता था हम लोग को पहले, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इस बंगाल को यहाँ से डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। इन्होंने तमाम तरीके के अलग अलग रीज़न दिए कि बहुत बड़ा प्रांत है, बहुत बड़ा प्रोविंसेस है, इसको अकेले लीड करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग इसको ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में पार्टिसिपेट क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे जब, तो रूल करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। इसका प्रोटेस्ट भारत में होने लगा, क्योंकि इनका जो असल में मकसद जो था, वो असल में मकसद ये था कि भारत के अंदर जो यूनिफिकेशन है, जो यूनिटी है, उस यूनिटी को ब्रेक करना। 1857 के बाद से लगातार ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों से घबराए हुए थे, और वो कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लगातार लेते रहते थे, ठीक है, जिसके अंदर ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में कंडक्ट हुआ, और 1905 में जब पार्टीशन बंगाल ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में हुआ, तो इसने ना सिर्फ भारतीयों के ऊपर फर्क डाला, बल्कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के ऊपर भी फर्क डाला, क्योंकि इसको डिवाइड किया गया था बेसिकली हिंदू एंड मुस्लिम के हिसाब से। बोले हिंदू एंड मुस्लिम्स को अलग अलग कर देंगे, और लिंग्विस्टिक बेसिस के हिसाब से, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से, हिंदी, उड़िया, उर्दू और तमाम तरीके की ऐसी लैंग्वेजेस थी, लोकल लैंग्वेजेस वहाँ की, जिन लैंग्वेजेस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया था। तो ये डिवाइड जो था रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया गया था, इसलिए इसका प्रोटेस्ट होना बहुत आम हो गया। इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में एक स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट, ब्रिटिशर की गुड्स को हम लोग किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, बायकॉट मूवमेंट कहते हैं या जिसको हम लोग, या स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं हम लोग जिसको। वो कब स्टार्ट हुआ, 1905 के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट चला,
स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द करने के लिए। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि फॉरेनर्स की बनाई हुई किसी भी तरीके के कोई भी गुड्स को यूज़ नहीं करना है। जैसे हम लोग बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स करते हैं आज के समय में कि चाइना की बनाई हुई वस्तुओं को यूज़ नहीं करेंगे, चाइना का बनाया हुआ टिकटॉक यूज़ नहीं करेंगे, बैन कर दिया हमने, ठीक है, तमाम चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने तमाम चीज़ों को बैन करने की बात करी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही पहले भी हुआ करता था। ब्रिटेन की हम लोग किसी भी तरीके के गुड्स को यूज़ नहीं करेंगे। उनको ये भी हुआ, लोगों ने उनकी होलियाँ जलाई, कपड़ों को, विदेशी कपड़ों को बाहर रख रख के उनकी होलियाँ जलाई गई, ये भी हुआ। तो ये हुआ पार्टी स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पे कंडक्ट किया गया। अब स्वदेशी मूवमेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इस बात को लेकर आपस में क्या हुआ, कांग्रेस में डिवीजन हो गया, ठीक है, सूरत स्प्लिट जिसको कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन दो वर्ग थे कांग्रेस के। एक वर्ग बोला कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए, ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए, पूरे भारत में ये मूवमेंट चलना चाहिए। लेकिन दूसरा वर्ग यहीं पे था, वो दूसरा वर्ग क्या बोला, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्वदेशी मूवमेंट ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलना चाहिए, बंगाल के अंदर चलना चाहिए। बोले बंगाल का मुद्दा है तो बंगाल का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही रहना चाहिए, भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो लोग कहते थे ऑल इंडिया मूवमेंट होना चाहिए, ये लोग थे कौन, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, या जिसको हम लोग एजर्टिव नेशनलिस्ट कह के बार बार बात कर रहे थे। तो कौन थे ये लोग, एजर्टिव नेशनलिस्ट लोग थे। और बंगाल में मूवमेंट चले, ये लोग कौन थे, ये लोग मॉडरेट थे, शांति जो लोग चाहते थे, या जिनको हम लोग अर्ली नेशनलिस्ट कह के बार बार संबोधित कर रहे हैं। तो ये दो पार्ट में क्या हुआ, सूरत स्प्लिट हो गया। 1907 में कांग्रेस का सेशन कहाँ पे होता है, सूरत के अंदर होता है। वहीं पे क्या होता है, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट दोनों आपस में अपनी सोच और आइडियोलॉजी को लेके अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि 1905 और 4 से जो मैंने बात की थी अभी पीछे, वो 1904 से यही मुद्दा लगातार चल रहा था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट बनने को लेके भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो ये मुद्दा लगातार यहाँ पे चलता चला गया, ठीक है। हमने 1909 में देखा, इसके बाद में कांग्रेस ने इसका ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाते हुए 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ले आते हैं। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं। ये एक्ट आया, इसने आके भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को और ब्रॉडन कर दिया। कैसे कर दिया, इसने डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट लाके यहाँ पे और ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया। कैसे, इसने मुस्लिम्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को मिल गया तो मुस्लिम को अब राइट हो गया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही चुन सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये हुआ कि सोसाइटी के अंदर मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में एक क्या हुआ, डिवीजन और गैप क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे इन्होंने तमाम चालाकियाँ की हैं एक्ट ला के। और भी इसके अंदर प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यही वाला था जिसके अंदर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, ठीक है। मेंबर्स जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनको तो इंक्रीज किया था इन्होंने, 16 से लेकर 60 कर दिए थे। पहले 16 थे और उनको लास्ट में 60 कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो थे, आप कह सकते हो प्रोविंसेस के केस में ऐसी कुछ चीज़ कंडीशन, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसे तमाम इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए और चेंजेस करने की कोशिश की, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, जब सूरत स्प्लिट हुई तो एक्सट्रीमिज्म वाला जो ग्रुप था, जो लोग कह रहे थे पूरे ऑल इंडिया में मूवमेंट चलना चाहिए, उनको उठा के जेल में भी डाल दिया और उनको धीरे धीरे सप्रेस भी कर दिया था, ठीक है। तो ये हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग भी देख लेते हैं। दिसंबर 1906 के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग बोलते हैं कि हमको अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। 1906 की बात हो रही है, 1909 में देखो रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया। 1906 में जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ये बोलते हैं हमको अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा, हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब ये उस रिप्रेजेंटेशन को लेने के चक्कर में क्या करते हैं, ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में इनको परमिशन मिल जाती है एक काउंसिल को बनाने की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, ये ढाका के नवाब थे, ठीक है। तो ढाका के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में आगा खान को बना दिया गया, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे था, अलीगढ़ में था, लेकिन सेंट्रल ऑफिस इसका लखनऊ में रहा। बाद में ट्रांसफर भी कर दिया गया हेडक्वार्टर को लखनऊ के अंदर, ठीक है। इसके बाद में तमाम जगह पे इसकी ब्रांचेस भी बनी, ठीक है। और चेयरमैन एयरमैन भी लगातार चेंज होते रहे, ठीक है। कांग्रेस के ही बेसिस पे ये काम किया करती थी। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का अगर हम लोग फर्स्ट फेज़ देखें तो उस फेज़ के अंदर हम लोग ने क्या देखा, कौन कौन सी मेजर टाइप के
इंसिडेंट्स हुए उस समय में, उन इंसिडेंट को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 2 रिवोल्यूशनरी थे उस समय में, ठीक है। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, अभिनव भारत सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था। एक तो वीडी सावरकर और जीडी सावरकर, ठीक है। और अनुशीलन समिति बनी उस समय बंगाल के अंदर, और सतीश चंद्र बसु, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक। तो इन्होंने भी क्या करा, फॉर्मेशन करना, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं सारे के सारे। चापेकर ब्रदर्स ने क्या करा, असासिनेट कर दिया था ब्रिटिश ऑफिशियल को महाराष्ट्र के अंदर। कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल को चापेकर बंधु निकले और जाके मर्डर कर दिया, भाई थे दोनों, ठीक है। तो दोनों ने जाके मर्डर कर दिया था। 1908 में हम लोग ने देखा मुजफ्फरपुर जो बिहार के अंदर पड़ता है, वहाँ पे खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंक दिया था किंग्स फोर्ट की गाड़ी के ऊपर, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज था। किंग्स फोर्ट तो नहीं मारा गया, लेकिन इसमें उसकी फैमिली मारी गई थी, ठीक है। कुछ रिवॉल्यूशनरी यूरोप और अमेरिका में अपना काम कर रहे थे, जैसे कि अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1911 के अंदर, 13 के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश सप्रेस द रिवोल्यूशनरीज, ब्रिटिश ने धीरे धीरे क्या करा, इनको सबको सप्रेस कर दिया। खुदीराम बोस को हैंग कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। अरविंदो घोष और बरिंद्र कुमार घोष को जेल में भेज दिया गया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स सारे रिवोल्यूशंस को समाप्त कर दिया करते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, बार बार बातें चल रही हैं, तो कौन है ये एक्सट्रीमिस्ट में हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। इन तीनों की जो तिकड़ी है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनको बोलते हैं लाल बाल पाल, ठीक है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ठीक है। ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं। मॉडरेट लीडर में अगर हम लोग देखें तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, ये तमाम लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। सरोजनी नायडू का भी और एनी बेसेंट का भी बहुत रोल इसके अंदर लगातार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने भी काफ़ी योगदान इसके अंदर दिया था। सेकंड फेज अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो ये 1905 से शुरू होता है और कब तक चलता है, 1916 तक। हमने लगभग 1905 के आगे तक की भी कुछ बातें कर ली, जैसे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी कर लिया, सूरत स्प्लिट भी कर ली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी इसी में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर जो बची बचाई चीज़ें हैं थोड़ी सी उनकी बातें कर लेते हैं। जैसे एजर्टिव नेशनलिस्ट, जो रिवोल्यूशनरी टाइप के नेशनलिस्ट थे, उनके टारगेट क्या थे, उनके टारगेट थे कि भाई स्वराज हमको चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए एट एनी कॉस्ट। हमको लोग उसके लिए चाहे रिवॉल्यूशन करना पड़े, चाहे रिवॉल्ट करना पड़े, कुछ भी हम करेंगे, लेकिन हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। ये इनका टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था। इन्हीं की बात कर रहा था, इन्हीं ट्रायो की या तिगड़ी की बात कर रहा था मैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग थे, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में शेर पंजाब, इनको पंजाब केसरी इन्होंने लिखी थी, और शेर पंजाब के टाइटल के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी थी यंग इंडिया के नाम से, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि यंग इंडिया या इंग्लैंड की जितनी भी पॉलिटिकल फेलियर हुए हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लाला लाजपत राय लाठी चार्ज होते हुए, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लाठी चार्ज होते हुए इनकी हत्या कर दी जाती है और इनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने भी काफ़ी वर्क किया है सोसाइटी के लिए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की सबसे बड़ी चीज़ थी नेशनलिज्म को प्रमोट करना और स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानना। इन्होंने ही ये स्लोगन दिया था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसको लेके रहूँगा, ठीक है। इनको फादर ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म भी बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी इनको वैलेंटाइन शिरोल ने बुलाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनको याद रखते हैं। गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को यहाँ पे भारत के अंदर नेशनलिज्म के स्पिरिट के साथ मर्ज करने वाले यही थे, इन्होंने स्टार्ट करवाया था। केसरी मराठी और महाराष्ट्र इंग्लिश के अंदर इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। गीता रहस्य और आर्किटिक होम ऑफ वेदास, तमाम तरीके की और भी इन्होंने कुछ किताबें लिखी। होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। इन्होंने पुणे के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी थी और इनके साथ में एनी बेसेंट ने मद्रास के अंदर होम रूल लीग की स्थापना करी थी। होम रूल लीग का मतलब भारत के अंदर अपने रूल को एस्टैब्लिश करना, सेल्फ रूल को एस्टैब्लिश करना, जिसका मकसद था, ठीक है।
तो आज हम लोग ने जिस फेज की बात करी है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फेज था वो हम लोग ने बात कर ली ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से लेके फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसके अंदर हम लोग बाद में मुस्लिम लीग को भी निपटाते हुए यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का आज का क्लास रहता है। इसके बाद सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।